हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लास्ट लेक्चर ऑफ द बायोमोलिक्यूल चैप्टर। लास्ट वीडियो में हमने जो अपना लिपिड है वो कंप्लीट कर लिया था। आज की वीडियो में हम एंजाइम के बारे में बात करने वाले हैं एंड दीज प्लेलिस्ट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नीट स्टूडेंट। तो जो भी बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्लीज़ आप मेरे एक बार इस चैनल पे प्लेलिस्ट को जाकर के चेक कर लीजिएगा। वन शॉट नीट फॉर बायोलॉजी, सॉरी वन शॉट नीट लगा लीजिए, वन शॉट बायोलॉजी लगा लीजिए फॉर नीट, राइट। तो एंजाइम की अगर हम बात करें, एंजाइम के बारे में बात करने वाली हूँ। एंड वन थिंग और, ये सिर्फ नीट वाले बच्चों के लिए नहीं है। जो भी स्टूडेंट किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, वेदर इट इज़ योर CSI या नेट, अगर आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। थोड़ा सा स्पीड अप रहेगा क्योंकि बच्चे अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हो, है ना, कि कौन सी स्पीड पे आपको करना है वो आप देख लेना। बट मेरी यही अभी के लिए स्पीड रहने वाली है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो एंजाइम की अगर हम बात करें, एंजाइम आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। जब आप छोटे होते हो तब से आप पढ़ते हो, नॉर्मल क्लासेस में 6th 7th 8th में आप पढ़ते आते हो कि कभी अब अगर आपको किसी रिएक्शन को फास्ट करना होता है तो आप उसमें एंजाइम डाल देते हो। एंजाइम क्या करता है, आपकी रिएक्शन को बूस्ट कर देता है, फास्ट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी बॉडी के अंदर अगर हम बात करें तो आपका जो आप खाना खाते हो, अगर आप उस खाने को एक बार खा लेते हो और अगर आपकी बॉडी के अंदर एंजाइम नहीं होंगे बेटा, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपने जब एक बार का खाना जो खाया हुआ होता है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा काफ़ी लंबे टाइम तक। बट एंजाइम क्या करेंगे, उसको फास्ट कर देंगे। आपका एक बार का खाना जो होगा वो इजीली उसको क्या कर देंगे, मेटाबोलाइज कर देंगे, छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे और डाइजेशन इजीली हो जाएगा। तो एंजाइम आर बेसिकली व्हाट, दे इन्वॉल्व इन अ रिएक्शन। एक रिएक्शन के अंदर ये इन्वॉल्व होते हैं, बट दे नेवर कंज्यूम्ड इन अ रिएक्शन। ये कभी भी एक रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होते हैं कि वहाँ से क्या करते हैं, रिएक्शन को फास्ट अप करके वहाँ से निकल जाते हैं और दोबारा दूसरी रिएक्शन के अंदर काम करने लग जाते हैं। तो एंजाइम आर वेरी ब्यूटीफुल क्रिएशन ऑफ द गॉड। अगर आपके पास ये नहीं है तो बहुत सारी चीज़ें जो है आपकी रुक जाएंगी, कम हो जाएंगी, स्लो डाउन हो जाएंगी। तो एंजाइम आर बेसिकली द कैटलिस्ट, दे एक्ट एज अ कैटलिस्ट। वो आपकी किसी भी रिएक्शन को फास्ट अप करते हैं। जैसे एंजाइम में, जैसे आप केमिस्ट्री में बहुत सारी रिएक्शंस करते हो, कैसे बताऊं, जैसे हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल जब आप करते हो तो वहाँ पे आप निकल वगैरह का यूज़ कर लेते हो, है ना। तो निकल इज एक्ट एज अ एंजाइम देयर, दे एक्ट एज अ कैटलिस्ट देयर, दे एक्ट एज अ इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट। बट आपकी बॉडी के अंदर भी बहुत सारे ऑर्गेनिक कैटलिस्ट होते हैं जिनको हम एंजाइम बोलते हैं। दे आर द बायो कैटलिस्ट। आई होप आपको विजिबल होगा, मैं इसको छोटा कर लेती हूँ। या दैट्स करेक्ट राइट नाउ। तो बायो कैटलिस्ट की बात करें, यानी दे आर present in your body, that's why they are known as biocatalyst. एंजाइम की जो टर्म थी, दैट टर्म इज गिवन बाय कुहने वाइल वर्किंग ऑन द फर्मेंटेशन। व्हेन ही वाज वर्किंग ऑन अ फर्मेंटेशन प्रोसेस, तो उसने देखा था कि वहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो किसी रिएक्शन को फास्ट अप कर रही हैं। तो उन्होंने उसका नाम क्या दिया था, उन्होंने उसको कहा था एंजाइम। सो दिस टर्म इज गिवन बाय कुहने। एंड जब वो किस पे काम कर रहे थे, दे वो वर्किंग ऑन द फर्मेंटेशन। सबसे पहला जो एंजाइम था दैट वाज आइसोलेटेड बाय द बचनर, बुचनर बोल दो, बचनर बोल दो, इनके थ्रू सबसे पहला एंजाइम जो है आइसोलेट किया गया था फॉर द फर्स्ट टाइम। एंड ये एंजाइम जो था ये जाइमेज था। और कहाँ से निकाला गया था, ये यीस्ट की सेल से निकाला गया था। एंजाइम जो था वो जाइमेज था and it was isolated by the Buchner from the yeast cell and he was a German biochemist. Even जब आप हायर क्लासेस में जाते हो या आप केमिस्ट्री लैब के अंदर एंट्री करते हो तो वहाँ पे बुचनर का एक पूरा इक्विपमेंट रखा होता है, उसके थ्रू हम बहुत सारी चीज़ों को क्रिस्टलाइज भी करते हैं, ठीक है। उसके बाद है JB समनर। 1926 में इन्होंने क्या किया था, ही प्रिपेयर्ड अ प्योर क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ यूरिएज एंजाइम। किसी भी वर्ड, किसी भी चीज़ के आगे अगर एज वर्ड लग गया है तो इट रिप्रेजेंटिंग योर एंजाइम। अगर उस वर्ड के आगे प्रो लग गया है और या फिर उस वर्ड के आगे, वर्ड के पीछे एंड में, यानी कि उस वर्ड के एंड में ओजन वर्ड लग गया है, तो इसका मतलब वो इनएक्टिव एंजाइम होगा। बट अगर प्रो और ओजन नहीं है और एज वर्ड लगा हुआ है, इसका मतलब वो एक एक्टिव एंजाइम होगा। तो ही प्रिपेयर्ड अ प्योर क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ यूरिएज एंजाइम। एंड उन्होंने इसको कहाँ से रिमूव किया था, उन्होंने इसको जैकबीन से रिमूव किया था और सजेस्ट किया था कि एंजाइम ज़्यादा प्रोटीन्स। इन्होंने ये बताया था कि एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन की ही फोल्डेड स्ट्रक्चर होती है, यानी काइंड ऑफ टर्शियरी और क्वार्टरनरी प्रोटीन ही होती हैं जो आपके एंजाइम बनाती हैं। जैकबीन का साइंटिफिक या बायोलॉजिकल नेम बोल दीजिए तो होता है कैनावेलिया या फिर लोबिया प्लांट भी हम इसको बोल देते हैं। उसके बाद आर्बर एंड नेथन थे जिन्होंने 1978 में नोबेल प्राइज़ भी आपका जो है मिला था उनको फॉर द डिस्कवरी ऑफ द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। बायो टेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, पूरा का पूरा चैप्टर मेरे लेक्चर, पूरा का पूरा चैप्टर जो है मेरे चैनल पर होगा। आप जाकर के उसको देख लीजिए, वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाया है। एंड मेरी बहुत सारी अलग से वीडियोस भी है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस
की, वो भी आप जा करके देख सकते हैं, तो आपको इसके बारे में पूरी डिटेल मिल जाएगी। ये बेसिकली ऐसा एंजाइम होता है जो डीएनए को कट करने के लिए, एट द स्पेसिफिक पोजीशन पे कट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आर द क्लास ऑफ एंजाइम, एंडोन्यूक्लियस हम इनको बोलते हैं, जो डीएनए के अंदर जाकर के कट लगाते हैं एट अ वेरी स्पेसिफिक पॉइंट, जो कि एक बहुत बड़ी डिस्कवरी मानी जाती है आपकी जीन मैनिपुलेशन के लिए, जीनोम एडिटिंग के लिए। अगर ये ना होती तो आपका डीएनए आप एडिट नहीं कर सकते थे, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां डायग्नोज नहीं की जा सकती थी। सो इट इज़ अ एक्चुअली वेरी ब्यूटीफुल क्रिएशन, मैं ऐसा कहना चाहूँगी, क्योंकि एंजाइम ना होते तो बहुत सारी चीज़ें मैशअप हो जाती। आर्बर एंड नेथन 1978 में इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। एंडोन्यूक्लियस, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की इन्होंने डिस्कवरी की थी। अब बात कर लेते हैं एंजाइम की हिस्ट्री के बारे में थोड़ी सी। तो दे एग्जिस्ट इनसाइड अ सेल इन द कोलोइडल फॉर्म। एक सेल के अंदर ये कोलोइडल फॉर्म में होते हैं, जैसे क्रिस्टल हो गया, जैसे नमक हो गया, ऐसा नमक तो थोड़ा छोटा मतलब बारीक हो गया, जैसे शुगर हो गई क्रिस्टल की फॉर्म में है ना, तो इस तरीके से कोलोइडल फॉर्म में ये रहते हैं। दे आर प्रोटीनेशियस इन नेचर। all enzymes are proteinaceous in nature but all proteins are not enzyme। ये बात मार्क कर लेना, all enzymes are proteinaceous in nature but all proteins are not enzyme, ठीक है। they enhance the rate of the biochemical reaction but does not affect the nature of the final product। ये किसी भी रिएक्शन को फास्ट अप कर देते हैं, किसी भी रिएक्शन को तेज कर देते हैं, बट उससे बनने वाले प्रोडक्ट की स्ट्रक्चर में किसी तरीके का कोई डिफरेंस नहीं आता है, तो ये फाइनल प्रोडक्ट को चेंज नहीं करते हैं। दे प्रोड्यूस्ड बाय द लिविंग सेल ओनली। हमारी जो लिविंग सेल्स होती हैं उनको हमारी लिविंग सेल खुद एंजाइम बनाती है, बट अगर आप आर्टिफिशियली काम करवा रहे हो कहीं बाहर तो आपको एंजाइम बना करके देने पड़ेंगे खुद से, है ना। लैब के अंदर अगर आप काम कर रहे हो तो आपको खुद से सिंथेसाइज करके इनको देना पड़ता है। दे रेगुलेट द स्पीड एंड द स्पेसिफिसिटी ऑफ द रिएक्शन, यानी स्पीड की रेगुलेशन की स्पीड को करते हैं तेज कर देते हैं, ताकि जो रिएक्शन है वो तेज हो जाए, है ना। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, थोड़ा सा कॉपरेट करना। रेगुलेट द स्पीड एंड द स्पेसिफिसिटी ऑफ द रिएक्शन हमेशा स्पेसिफिक ही रहने वाली है। एक होते हैं बेटा राइबोजाइम। ये क्या होते हैं, दे एक्चुअली द न्यूक्लिक एसिड बट दे एक्ट एज एंजाइम। कुछ ऐसे न्यूक्लिक एसिड आरएनए की जो होते हैं, बेसिकली न्यूक्लिक एसिड आरएनए डीएनए, तो आरएनए कुछ होते हैं ऐसे जो एंजाइम की तरह बिहेव करते हैं, उनको हम क्या बोल देते हैं, राइबोजाइम बोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल राइबोन्यूक्लियस पी, एंड इट वॉज डिस्कवर्ड बाय द अल्टमॉन फ्रॉम द प्रोकैरियोटिक सेल। जो प्रोकैरियोटिक सेल थी उन्होंने इससे डिस्कवर किया था किसको, राइबोन्यूक्लियस पी को, एंड इट इज़ अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ राइबोजाइम। अब एंजाइम की बात करते हैं, तो एंजाइम 3 तरीके से हम इसको क्लासीफाई कर रहे हैं। फर्स्ट होगा आपका प्रीकर्सर, यानी कि इनएक्टिव एंजाइम, यानी ये जो किसी और चीज़ के लिए मतलब कि जब एक्टिव होते हैं तब जाकर के काम करते हैं, अदरवाइज इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। फॉर एग्जांपल आपके डाइजेस्टिव एंजाइम जैसे ट्रिप्सिनोजन, एज आई टोल्ड यू, अगर पीछे ओजन वर्ड लग जाए तो वो इनएक्टिव होगा। ट्रिप्सिनोजन का मतलब इसकी इनएक्टिव फॉर्म ट्रिप्सिनोजन है, लेकिन एक्टिव फॉर्म ट्रिप्सिन होती है। पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म है और पेप्सिन एक्टिव फॉर्म है, जो आपकी प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करती हैं। काइमोट्रिप्सिनोजन पैनक्रियाज में मिलता है इनएक्टिव फॉर्म, और इसकी एक्टिव फॉर्म होती है काइमोट्रिप्सिन। प्रोरेनिन, प्रो का मतलब पहले, यानी यहाँ पे पहले नहीं बोलेंगे, प्रो का मतलब हो गया इनएक्टिव फॉर्म या फिर प्रिकर्सर, यानी इसी से जाकर के रेनिन बनेगा, बाद में एक्टिव फॉर्म बनेगी। रेनिन जो होता है वो बच्चों के अंदर मिलता है, और जो दूध वो पीते हैं उसके अंदर जो लैक्टोज होती है उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है, या प्रोटीन जो होती है उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है। आइसो एंजाइम क्या होते हैं, दीज आर द एंजाइम दे वर्क ऑन द सेम सबस्ट्रेट। देखो एक सबस्ट्रेट होता है, उसके ऊपर एंजाइम काम करेगा और उससे जाकर के प्रोडक्ट बनाएगा, यानी सबस्ट्रेट के ऊपर एंजाइम काम करेगा और उससे एक प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन अगर इसी सबस्ट्रेट के ऊपर एक से ज़्यादा एंजाइम काम कर रहे होते हैं तो वो एंजाइम सिमिलर हुए ना, इसीलिए हम उनको आइसो एंजाइम बोल देते हैं। आइसो एंजाइम दे वर्क ऑन द सेम सबस्ट्रेट, जैसे कि अल्फा अमाइलेज जो होगा, अल्फा अमाइलेज इज एन एंजाइम जो कि व्हीट एंडोस्पर्म के अंदर होता है। एंडोस्पर्म इज अ न्यूट्रिटिव मटेरियल। इसके 16 जो है वो आइसो एंजाइम आपको मिल जाएंगे, यानी व्हीट एंडोस्पर्म के ऊपर अल्फा अमाइलेज जिस सबस्ट्रेट के ऊपर काम कर रहा है उसके ऊपर काम करने वाले 16 और एंजाइम होंगे, तो उनको क्या बोलेंगे, 16 आइसो एंजाइम ऑफ अल्फा अमाइलेज। लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज के आपको 5 आइसो एंजाइम मिल जाएंगे। ये जिस सबस्ट्रेट के ऊपर काम करेगा उस सबस्ट्रेट के ऊपर 5 एंजाइम और काम करते होंगे, वो भी क्या होंगे, आइसो एंजाइम ऑफ लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज। अल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज के 4 आइसो एंजाइम आपको मिल जाएंगे। एलोस्टेरिक एंजाइम क्या होते हैं, दे डिपेंड अपॉन द मॉड्यूलेटर वेदर यू हैव टू एक्टिवेट द रिएक्शन और यू वांट टू इनहिबिट द रिएक्शन। फॉर एग्जांपल दिस इज अ एंजाइम
स्ट्रक्चर, राइट। ये एक एंजाइम की स्ट्रक्चर है। इस एंजाइम में दो चीज़ें होंगी, एक होगी इसके पास सबस्ट्रेट से जुड़ने की साइट, और एक होगी इसके पास बेसिकली जैसे यहाँ पे ने मॉड्यूलेटर के लिए बोला है, तो एक सबस्ट्रेट की यहाँ पे जुड़ेगी, जो जहाँ पे सबस्ट्रेट आकर के जुड़ेगा और फिर वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। इस साइट को हम बोलते हैं एक्टिव साइट, है ना। जो पैकेज बनता है, पॉकेटिंग बनती है, उसको हम बोलते हैं एक्टिव साइट। यहाँ पे सबस्ट्रेट आएगा और वो टूट जाएगा प्रोडक्ट के अंदर। लेकिन इसके अलावा यहाँ पे कुछ और साइट भी हो सकती हैं। अगर वो एक एलोस्टेरिक एंजाइम है, इसके पास एक इनहिबिटर साइट भी हो सकती है और एक एक्टिवेटर साइट भी हो सकती है। अगर एक्टिवेटर साइट पे एक्टिवेटर आकर के जुड़ गया तो रिएक्शन और तेज हो जाएगी, बट अगर एक्टिवेटर साइट इनहिबिटर साइट पे इनहिबिटर आकर के जुड़ गया तो रिएक्शन जो है वो स्लो डाउन हो जाएगी। तो ये मॉड्यूलेटर होते हैं, मतलब दे मॉड्यूलेट द स्पीड ऑफ द रिएक्शन, दे चेंज द स्पीड ऑफ द रिएक्शन, मॉडिफाई द स्पीड ऑफ द रिएक्शन। अब मान लीजिए ये सबस्ट्रेट है, तो यहाँ पे सबस्ट्रेट भी इसी शेप का होना चाहिए जो इसमें क्लोजली फिट हो सके। एक्टिवेटर है, अगर यहाँ पे ट्रायंगुलर फॉर्म है तो एक्टिवेटर भी ऐसा होना चाहिए। इनहिबिटर अगर यहाँ पे स्क्वायर फॉर्म है तो इनहिबिटर स्क्वायर फॉर्म का होना चाहिए, ठीक है। तो ये होते हैं आपके मॉड्यूलेटर। जैसे ही यहाँ पर आकर के जो भी चीज़ जुड़ेगी उस अकॉर्डिंग रिएक्शन होगी, या तो बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी। जैसे कि सपोज पहला है कि आपके पास ये एंजाइम है, इस एंजाइम पे सबस्ट्रेट आकर के जुड़ा जो कि नॉर्मल है, एक्टिव साइट पे आकर के जुड़ा, और इसके साथ साथ यहाँ पर एक्टिवेटर भी जुड़ गया, तो रिएक्शन क्या होगी, यहाँ पे प्रोडक्ट भी बनेगा, सबस्ट्रेट एंजाइम एज इट इज़ रहेगा और एक्टिवेटर निकल जाएगा। लेकिन याद रखना स्पीड बहुत फास्ट हो जाएगी। अगर मान लीजिए यहाँ पे इनहिबिटर आकर के जुड़ गया तो या तो रिएक्शन स्लो डाउन हो जाएगी या फिर वो सबस्ट्रेट को जुड़ने ही नहीं देगी, सबस्ट्रेट यहाँ पे जुड़ेगा ही नहीं और प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं। तो ये रिएक्शंस होती हैं। साइट ऑफ एंजाइम रिएक्शन, एक्शन की बात करें तो एक्शन एंजाइम का कहाँ पर हो सकता है। एक सेल है, सपोज इस सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है, तो सेल के अंदर भी हो सकता है एंजाइम वहीं पे काम करे, या फिर हो सकता है उस एंजाइम की एक्टिविटी सेल के बाहर हो। इसीलिए दो कैटेगरी हैं, एक तो सेल के अंदर काम करे और एक सेल के बाहर काम करे। सेल के अंदर काम करने वाले को इंट्रा सेल्यूलर एंजाइम बोला जाता है और सेल के बाहर काम करने वाले एंजाइम को एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंजाइम बोला जाता है, जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में काम करते हैं। मोस्ट एंजाइम रिमेन एंड फंक्शन इनसाइड द सेल, सो कोल्ड एंडो एंजाइम। ज़्यादातर एंजाइम सेल के अंदर ही काम करते हैं, इसलिए इनको एंडो एंजाइम कहा जाता है। सम फाउंड इन द साइटोप्लाज्म एंड सम बाइंड टू राइबोसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। कुछ तो ऐसे होते हैं जो फ्रीली साइटोप्लाज्म में काम करेंगे और कुछ ऐसे होंगे जो सेल के अंदर ऑर्गेनिल होते हैं, राइबोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, जो इनके अंदर काम करते हैं। एग्जाम्पल है एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रैब साइकिल। इफ़ यू रिमेंबर, ग्लाइकोलाइसिस के जितने भी एंजाइम होते हैं वो सारे साइटोप्लाज्म के अंदर ही होते हैं। क्रैब साइकिल के जितने भी एंजाइम होते हैं, मेरा पूरा का पूरा चैप्टर है इनके ऊपर, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वगैरह इन सब के ऊपर, तो मैं आपको बताऊंगी। क्रैब साइकिल जो होती है, क्रैब साइकिल की अगर हम बात करें तो ये आपकी पूरी की पूरी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलती है और जितने भी एंजाइम होते हैं इसके वो सारे मैट्रिक्स में या इनर मेम्ब्रेन के ऊपर ही होंगे, ठीक है। तो क्रैब साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस के जितने भी एंजाइम होते हैं वो सेल के अंदर ही काम कर रहे हैं, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज एंडो एंजाइम या फिर इंट्रा सेल्यूलर एंजाइम। उसके अलावा देयर आर सम एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंजाइम, जैसे कि जो सेल के बाहर काम करेंगे। तो सर्टेन एंजाइम्स लीव द सेल्स एंड फंक्शन आउटसाइड, दे आर कॉल्ड एज एक्सो एंजाइम एंड दे मेनली इंक्लूड द डाइजेस्टिव सिस्टम। जो डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं वो सेल से बाहर रिलीज होते हैं और वहाँ पर जाकर के वो काम करते हैं, जैसे कि सलाइवरी अमाइलेज जो हमारे सलाइवा के अंदर होता है, गैस्ट्रिक पैप्सिन जो पेट के अंदर हमारा पैप्सिन होता है, और लाइसोजाइम जो हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा देयर आर सम एंटीबॉडी। एंटीबॉडी भी बेसिकली क्या होती है, प्रोटीन ही होती है, इम्यूनोग्लोबुलिन, है ना, ग्लोबुलर प्रोटीन उनके अंदर होती है। तो एंटीबॉडी दे शोज कैटालिटिक नेचर। जब अगर एंटीबॉडी कैटालाइज करने लग जाए किसी रिएक्शन को तो उसको हम एब्जाइम बोलने लग जाते हैं। एलो एंजाइम क्या होते हैं, सेम एंजाइम बट ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट जीन। अगर एक ही जीन एक एंजाइम बना रहा है, दूसरा जीन दूसरा जीन भी सेम एंजाइम बना रहा है, तीसरा जीन भी सेम एंजाइम बना रहा है, एंजाइम्स आर सेम बट जीन इज डिफरेंट, तो ऐसी कंडीशन में उन एंजाइम को आप क्या बोलोगे, एलो एंजाइम। राइबोजाइम क्या होता है, वे न्यूक्लिक एसिड एक्ट एज एंजाइम। जब आपका डीएनए या फिर आरएनए जो होता है वो एंजाइम की तरह, ज़्यादातर आरएनए होता है, जब आरएनए एंजाइम की तरह बिहेव करने लग जाए तो उसको आप राइबोजाइम बोलते हो। एंड राइबो न्यूक्लियस पी जो है ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है। दीज आर द एंजाइम बट दे आर नॉन प्रोटीनेशियस। एज आई टोल्ड यू, ज़्यादातर ये प्रोटीन ही होते हैं सारे के सारे एंजाइम, बट देयर आर सम एक्सेप्शन ऑल्सो, फॉर एग्जाम्पल राइबोजाइम। याद रखना क्योंकि ये एक्सेप्शन है इसलिए पूछ लेते हैं। राइबोजाइम इज एंड
राइबोन्यूक्लियस पी, दे फॉर एग्जांपल राइबोन्यूक्लियस पी दे एक्ट एज एंजाइम बट दे आर नॉन प्रोटीनेशियस इन नेचर। ठीक है, आई होप ये समझ आया होगा। अब मोड ऑफ एंजाइम एक्शन कैसे काम करता है एंजाइम, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं हम। तो देखिए, इन 1913 माइकेलिस एंड मेंटन जो थे उन्होंने प्रपोज किया था दैट फॉर अ कैटालिटिक रिएक्शन टू अकर, अगर आपको एक कैटालिटिक रिएक्शन करवानी है, सो इट इज़ नेसेसरी दैट एंजाइम एंड सबस्ट्रेट बाइंड टुगेदर एंड दे फॉर्म एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, राइट। तो देखो, एंजाइम है और अगर उसके साथ एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट पास आएगा उसके, तो वो एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, तभी जाकर के एंजाइम और प्रोडक्ट आपका बन पाएगा, यानी सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाएगा और एंजाइम एज सच निकल जाएगा। अब इस केस में देर आर सम थ्योरीज रिलेटेड टू एंजाइम एक्शन, फॉर एग्जांपल लोक एंड की हाइपोथेसिस, जिसको हम इमल फिशर ने दिया था, ये टेम्पलेट भी हम इसको एज अ ट्रीट कर लेते हैं। यहाँ पे क्या कहा था उन्होंने कहा था दैट एंजाइम आर स्पेसिफिक फॉर सबस्ट्रेट। अगर सबस्ट्रेट की शेप सपोज ऐसी है, सर्कुलर है शेप सबस्ट्रेट की, तो अगर किसी सबस्ट्रेट की शेप इस तरीके की है, तो कोई भी जो सबस्ट्रेट है वो अपना सर्कुलर वाला सर्कुलर ऐसे एंजाइम के साथ ही जुड़ेगा जिसकी शेप सर्कुलर होगी, और ये स्क्वायर वाला ऐसे एंजाइम के साथ जाकर के जुड़ेगा जिसकी शेप स्क्वायर होगी। यानी कि सबस्ट्रेट आर वेरी स्पेसिफिक फॉर देयर एंजाइम, या फिर ऐसे बोल दीजिए एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक फॉर देयर सबस्ट्रेट। तो एंजाइम बहुत ही सब स्पेसिफिक होते हैं सबस्ट्रेट के लिए। इट अकाउंट्स फॉर एंजाइम स्पेसिफिसिटी, इससे पता चलता है कि एंजाइम बहुत स्पेसिफिक है। फॉर एग्जाम्पल दिस रेड वन इज एंजाइम एंड दिस, इसके अंदर ये साइट बनी हुई है जिनको हम एक्टिव साइट बोलते हैं। एक्टिव साइट इज एक्चुअली व्हाट, जब प्रोटीन फोल्ड कर रही होती है ना, क्योंकि मैंने कहा एंजाइम इज बेसिकली व्हाट दे आर, प्रोटीन टर्शियरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ही होती है प्रोटीन की। तो जब प्रोटीन फोल्ड कर रही होती है टर्शियरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में, तो बीच बीच में क्या बन जाता है, स्पेस बन जाता है। उस स्पेस को आप एक्टिव साइट बोलना शुरू कर देते हो, पॉकेटिंग बन जाती है। अब देखो यहाँ पे ये सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेट है, ये एंजाइम है, तो जब ये पास आएंगे तो एंजाइम सबस्ट्रेट बनेगा, इसके अंदर सबस्ट्रेट कंप्लीटली फिट हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और यहाँ से बाद में एंजाइम प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, एंजाइम एज सच रिलीज हो जाएगा, प्रोडक्ट बाहर निकल जाएगा। वन एंजाइम कैन यूज्ड एट लीस्ट 1 लाख टाइम, आप इस एंजाइम को फिर से यूज़ कर सकते हो, यानी कि आप एक एंजाइम को 1 लाख बार यूज़ कर सकते हो। है ना इंपॉर्टेंट, और है ना कितना ब्यूटीफुल। तो इसके अलावा ये थी थ्योरी लॉक एंड की हाइपोथेसिस। इन्होंने कहा था एक्चुअली जैसे एक ताले की एक स्पेसिफिक चाबी होती है, एक स्पेसिफिक की होती है, सेम ऐसा ही होता है, एक एंजाइम एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक होता है। उसके बाद आती है इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस विच इज़ गिवन बाय डेनियल एंड कॉशलैंड इन 1959। इन्होंने कहा था कि एक्टिव साइट जो है वो स्ट्रिक्ट नहीं होती, इनके अकॉर्डिंग वो स्टैटिक होती है बट वो स्ट्रिक्ट नहीं होती, यानी आप वो चेंज हो जाती है। इट हैज़ 2 ग्रुप, उनके अकॉर्डिंग एक्टिव साइट जो होगी, जो ये वाली साइट है, जो ये स्पेस है आपका, ये कैसा होगा, इसके पास 2 ग्रुप हो सकते हैं, एक होता है बटरेसिंग ग्रुप और एक होता है कैटालिटिक ग्रुप। बटरेसिंग ग्रुप और कैटालिटिक ग्रुप जो होते हैं वो दोनों ग्रुप प्रेजेंट होते हैं कहाँ पर, एक मिनट, ये दोनों के दोनों प्रेजेंट होते हैं ग्रुप आपके एक्टिव साइट के अंदर। इनिशियली अब इन्होंने कैसे समझाया, इन्होंने कहा कि सबसे पहले जो सबस्ट्रेट होगा वो बाइंड करेगा बटरेसिंग ग्रुप के साथ आकर के, है ना। सपोज ये एक्टिव साइट है और इस एक्टिव साइट में 2 ग्रुप हैं, एक बटरेसिंग ग्रुप है और एक आपके पास कौन सा ग्रुप है, दूसरा है कैटालिटिक ग्रुप। तो सबस्ट्रेट सबसे पहले आएगा और इसके एक बटरेसिंग ग्रुप साइट के साथ आकर के जुड़ जाएगा, देन इट इंड्यूस द कैटालिटिक ग्रुप। बाद में ये बटरेसिंग ग्रुप के साथ जुड़ने के बाद कैटालिटिक ग्रुप को क्या कर देगा, इंड्यूस कर देगा, उसको एक्टिवेट कर देगा टू फिट द सबस्ट्रेट, की सबस्ट्रेट जो है इसके अंदर प्रॉपरली फिट हो जाए। एंड कैटालिटिक ग्रुप वीक्स द बॉन्ड्स ऑफ द सबस्ट्रेट, और जिसकी वजह से जो कैटालिटिक ग्रुप होगा वो सबस्ट्रेट के खुद के अंदर जो इलेक्ट्रोफिलिक जो क्या कहते हैं उनको फोर्सेस होंगे, या जो न्यूक्लियोफिलिक फोर्सेस होंगे, उनको क्या कर देंगे, वीक कर देंगे, और सबस्ट्रेट इस वजह से टूट जाएगा और टूटने के बाद वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये इन्होंने कहा था, ठीक है। अब देर इज पर्टिकुलर स्टेटमेंट जिसको हम बोलते हैं टर्नओवर नंबर। इनके अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर ऑन एंजाइम के ऊपर ऑन एंजाइम द साइट्स वेयर द सबस्ट्रेट अटैच एंड कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट आर कॉल्ड एक्टिव साइट, जिसको मैं बार बार बोल रही हूँ ये एक्टिव साइट है ना। सो द एंजाइम हैव अ मोर एक्टिव साइट हैव अ मोर टर्नओवर नंबर। सिंपल सी चीज़ है, अगर इसके पास 2 एक्टिव साइट आपको दिख रही हैं तो 2 ही सबस्ट्रेट एक टाइम पे टूट पाएंगे। अगर 10 एक्टिव साइट होती तो 10 सबस्ट्रेट एक साथ टूट पाते, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टर्नओवर नंबर ऑफ दैट एंजाइम। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एक ऐसा एंजाइम है विच इज़ द फास्टेस्ट एंजाइम। कार्बोनिक एनहाइड्रेज सबसे फास्टेस्ट एंजाइम में इंक्लूड किया गया है। कुछ एंजाइम की इन्होंने पर्टिकुलर नंबर दे रखे हैं, जैसे कि कैटालेज जो होता है वो एक ऐसा एंजाइम है जो 5 मिलियन सबस्ट्रेट को 1 मिनट के अंदर प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। इन्वर्टेज एक ऐसा एंजाइम है जो
10,000 सबस्ट्रेट को 1 मिनट में कन्वर्ट कर देता है। फ्लैवोप्रोटीन जो होता है वो 50 सबस्ट्रेट को 1 मिनट में कन्वर्ट कर देता है। लाइसोजाइम 30 सबस्ट्रेट को 1 मिनट में प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो होता है वो 6 लाख सबस्ट्रेट को, दोबारा सुन लो, 6 लाख सबस्ट्रेट को 1 सेकंड के अंदर प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। इसीलिए कार्बोनिक एनहाइड्रेज इज द फास्टेस्ट एंजाइम, और नीट में तो कई बार पूछा जा चुका है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इज एंजाइम विच कैन कन्वर्ट 6 लाख सबस्ट्रेट पर सेकेंड इनटू द प्रोडक्ट, और वी कैन से 36 मिलियन सबस्ट्रेट पर मिनट ये क्या करता है, तोड़ देता है। अगर आपके पास कार्बोनिक एनहाइड्रेज नहीं है तो आपको 200 मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए सबस्ट्रेट के 1 घंटा चाहिए होगा। बट अगर आपके पास एंजाइम है तो आप 1 मिनट में 36 मिलियन सबस्ट्रेट को तोड़ सकते हो। कितना ज़्यादा ब्यूटीफुली ये चीज़ बताई गई है कि अगर एंजाइम नहीं होगा तो आप 200 सबस्ट्रेट को 1 घंटे में तोड़ पाओगे, लेकिन अगर एंजाइम होगा तो 36 मिलियन सबस्ट्रेट को आप 1 मिनट में तोड़ सकते हो। ठीक, अब हम बात करेंगे कि जो एंजाइम है उसकी एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। पहले मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, देखो एंजाइम काम कैसे करता है। एनर्जी रिक्वायर होती है हमें, एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द इनर्ट मॉलिक्यूल इनटू द एक्टिवेटेड स्टेट। मान लीजिए कोई इनएक्टिव एंजाइम है, उसको अगर आपको एक्टिव करना है तो आपको उसको एनर्जी देनी होगी, है ना। तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रेज द एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल एट विच केमिकल रिएक्शन कैन अकर इज कॉल्ड द एक्टिवेशन एनर्जी। इनका कहने का मतलब है कि इनर्ट एक मॉलिक्यूल है, उसके अंदर कुछ इनर्ट एक सबस्ट्रेट है, उसके अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो इनएक्टिव पड़े हुए हैं, और उनको अगर आपको एनर्जी देनी है, उस एनर्जी का यूज़ करके वो एक्टिव हो सकते हैं, तो उस एनर्जी को हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। जैसे सपोज यहाँ पे आपके पास एक सबस्ट्रेट था, इसके जो मॉलिक्यूल थे वो इनर्ट स्टेट में थे। अब आपको ना इसको एक एनर्जी देनी पड़ेगी। वो एनर्जी इतनी ज़्यादा होगी कि इतनी एनर्जी आप उसको, इतनी पोटेंशियल एनर्जी आप उसको दोगे, तब जा कर के वो एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाएगा। तो ये ग्राफ मैं बता रही हूँ, आपके पास जो सबस्ट्रेट है उसको इतनी एनर्जी एटलीस्ट आप दो कि आप उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सको। बट अगर आपने उसको एंजाइम नहीं दिया, ठीक है, एंजाइम के बिना आप काम करवा रहे हो, तो सबस्ट्रेट इतनी एनर्जी मांगेगा और उसके बाद वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। लेकिन मान लेते हैं आपने उसको एंजाइम दे दिया। अब एंजाइम क्या करेगा, एंजाइम उसको जल्दी से सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेगा, फटाफट से इस पूरी की पूरी ट्रांजिशन स्टेट को नीचे लेकर के आ जाएगा। यानी इतनी एनर्जी की अब आपको ज़रूरत नहीं होगी, आपको सिर्फ इतनी एनर्जी की ज़रूरत होगी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। इसका मतलब अगर आप एक्टिवेशन एनर्जी, ये एनर्जी जो है इसको हम एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं, अगर आप एंजाइम को एक्टिवेशन एनर्जी नहीं दे रहे हो, आप अगर एंजाइम नहीं दे रहे हो, तो सबस्ट्रेट को इतनी एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। पहले सबस्ट्रेट ट्रांजिशन स्टेट में जाएगा, फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। लेकिन अगर आपने उसको एंजाइम दे दिया, सबस्ट्रेट को एंजाइम दे दिया, तो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी डाउन हो जाएगी और तब जाकर के वो इजीली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी आपका टाइम बच गया, यानी रिएक्शन फास्ट हो गई। तो क्या करते हैं एंजाइम रिड्यूसेस द एक्टिवेशन एनर्जी। ये इनका मेन काम होता है, दे रिड्यूसेस द एक्टिवेशन एनर्जी। कंडीशन क्या है, अब इसमें कुछ चीज़ें आती हैं कि अगर मान लीजिए प्रोडक्ट का लेवल, ये एक मिनिमम लेवल है, अगर प्रोडक्ट का लेवल जो है वो डिक्रीज कर गया है सबस्ट्रेट से, देखो नीचे आ रहा है ना, सबस्ट्रेट की एनर्जी यहाँ थी, प्रोडक्ट की एनर्जी यहाँ तक आई है, तो इफ़ प्रोडक्ट लेवल डिक्रीजेज देन सबस्ट्रेट, तो इट इज़ अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी सबस्ट्रेट के पास सिर्फ, सबस्ट्रेट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ तो उसने इतनी एनर्जी क्या की है, रिलीज की है। इसका मतलब एनर्जी रिलीज हुई है, इसलिए हम इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। इफ प्रोडक्ट का लेवल इंक्रीज है, अब सपोज कर लेते हैं, अच्छा यहाँ पे दिखा रखा है, देखो अगर प्रोडक्ट का लेवल नीचे चला गया है, सबस्ट्रेट का लेवल इतना था, प्रोडक्ट का लेवल इतना है, विजिबल है ना, हाँ, अगर सबस्ट्रेट का लेवल इतना था और प्रोडक्ट का लेवल इतना है, तो इस कंडीशन में इतनी एनर्जी जो है वो फालतू की निकल गई है, इसलिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर आपके पास सबस्ट्रेट इतना है और प्रोडक्ट आपको ऊपर ही मिला है, इसका मतलब आपको इतनी एनर्जी खत्म हुई है कहीं ना कहीं प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो इट इज़ अ एंडोथर्मिक रिएक्शन। यानी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी बाहर से। जितने लेवल पे सबस्ट्रेट था उतने ही लेवल पे अगर प्रोडक्ट है तो इट इज़ अ आइसोथर्मल रिएक्शन। यहाँ पे ना एनर्जी देनी है ना एनर्जी निकलेगी। इफ प्रोडक्ट का लेवल इंक्रीज हो जाता है सबस्ट्रेट से, तो इट इज़ अ एंडोथर्मिक रिएक्शन, यू हैव टू गिव द एनर्जी टू द सबस्ट्रेट, एंड इफ प्रोडक्ट लेवल इज इक्वल टू द सबस्ट्रेट देन इट इज़ अ आइसोथर्मल रिएक्शन।
ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। अब हम एंजाइम की एक्टिविटी की बात करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर जो होते हैं वो एंजाइम की एक्टिविटी को क्या करते हैं, मतलब कि मॉडिफाई करते हैं कि एंजाइम जल्दी काम करेगा, एंजाइम कम काम करेगा, ऐसे कौन से फैक्टर होते हैं। सपोज कर लीजिए सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन, मान लीजिए मेरे पास 50 एंजाइम है और मेरे पास 40 सबस्ट्रेट हैं, तो सबस्ट्रेट कम है और एंजाइम ज़्यादा हैं, तो वो फटाफट क्या करेंगे, इसको कैच कर लेंगे, तो यानी रिएक्शन बहुत फास्ट होगी। अब मेरे पास सबस्ट्रेट 50 है, एंजाइम भी 50 हैं, तो ठीक है, मॉडरेट टाइम पे रिएक्शन होगी। क्यों? क्योंकि 50 एंजाइम 50 सबस्ट्रेट सब जुड़ जाएंगे और एक प्रोडक्ट आपको दे देंगे। बट सपोज मेरे पास 60 सबस्ट्रेट हैं और 50 एंजाइम है, यानी एंजाइम कम है, तो आपकी रिएक्शन स्लो डाउन हो जाएगी। यानी कि स्लो डाउन इन द सेंस कि आपको प्रोडक्ट से उतना नहीं मिल पाएगा, क्योंकि सबस्ट्रेट जितने हैं उतने एंजाइम नहीं हैं। तो इन्होंने यही कहा। सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन के बारे में पूरी डिटेल है, जिसको अभी थोड़ी देर में मैं बताती हूँ आपको, या फिर एक काम करते हैं, इसको भी थोड़ी देर में बात करते हैं इसके बारे में ना, ये पूरा ही लास्ट टॉपिक है। अभी हम बात करेंगे सबसे पहले ग्राफ है जो एंजाइम का फॉर टेम्परेचर एंड पीएच इज इन्वर्टेड एंड बेल शेप, यानी कुछ ऐसे फैक्टर होंगे जो एंजाइम की एक्टिविटी को क्या करेंगे, इफेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर, अगर आपके पास टेम्परेचर मान लेते हैं 20 डिग्री है, अब आप ना खुद भी कंसिडर करो कि आप एक बहुत ठंडे एनवायरनमेंट में चले गए हो, जबकि आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो आपकी बॉडी के अंदर जितने भी एंजाइम होंगे उनका टेम्परेचर भी 37 डिग्री सेल्सियस होगा। बट मान लेते हैं कि आप किसी बहुत ठंडे इलाके में चले गए हो जहाँ पे टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस है, तो ऐसी कंडीशन में आपकी टेम्परेचर डाउन होने की वजह से आपके एंजाइम कम काम करने लग जाएंगे, वो डीएक्टिवेट हो डीएक्टिवेट तो नहीं बोलेंगे, एक तरीके से इनएक्टिवेट हो जाएंगे उस टाइम के लिए। आपके जो स्टमक के एंजाइम है वो काम नहीं करेंगे प्रॉपर, इसलिए आपको भूख प्रॉपर नहीं लगेगी, है ना, डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा, तो ये सारी चीज़ें होंगी। अब मान लीजिए आपका टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है बॉडी का, लेकिन आपको फीवर आ गया, फीवर पहुंच गया है आपका बहुत हाई, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में टेम्परेचर इम्बैलेंस हो गया है, और टेम्परेचर इम्बैलेंस होने की वजह से एंजाइम भी इम्बैलेंस हो जाएंगे, उनकी एक्टिविटी भी डाउन हो जाएगी। तो ज़्यादा टेम्परेचर देने पे एंजाइम की जो प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, और कम टेम्परेचर देने पे एंजाइम जो होंगे उनकी प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर जो है वो इनएक्टिवेट हो जाएगी, ख़त्म नहीं होगी, इनएक्टिवेट हो जाएगी। तो टेम्परेचर ज़्यादा कम दोगे तब भी दिक्कत, टेम्परेचर ज़्यादा दोगे तब भी दिक्कत, यानी वेलोसिटी पे फ़र्क पड़ेगा। तो एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर हमने लिया है, फैक्टर लिया है, वाई एक्सिस पे हमने वेलोसिटी ऑफ एंजाइम ली है। कम टेम्परेचर था, थोड़ी सी वेलोसिटी बढ़ी, ज़्यादा बढ़ाते गए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर आया, यहाँ पे वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगी, ऑप्टिमम टेम्परेचर पे वेलोसिटी सबसे मैक्सिमम होगी, बहुत अच्छे से काम करेंगे आपके एंजाइम, और जैसे जैसे टेम्परेचर और बढ़ाओगे वो कम हो जाएगी, ठीक है, एक्टिविटी। सेम गोज़ फॉर पीएच, पीएच जैसे ही आपकी ज़्यादा एसिडिक होगी या ज़्यादा अल्कलाइन होगी तो जो एंजाइम है उनकी एक्टिविटी उतनी ज़्यादा नहीं हो पाएगी, बट अगर ऑप्टिमम पीएच दोगे तो वहाँ पे एंजाइम की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होगी। एंजाइम शोज इट्स बेस्ट एक्टिविटी एट द ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड ऑप्टिमम पीएच, ये कई बार पूछ चुके हैं, ग्राफ भी दे चुके हैं, ग्राफ इज़ अ बेल शेप ग्राफ आपको मिलने वाला है। एंजाइम की एक्टिविटी की बात कर लेते हैं। 0 से 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की बात करें तो एंजाइम एक्टिवेटेड जनरली इस टेम्परेचर पर वो एक्टिवेटेड होते हैं, लेकिन अगर आपने टेम्परेचर माइनस में कर दिया तो वो इनएक्टिवेट हो जाएंगे। अगर आपने टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा कर दिया है तो वो डीनेचर हो जाएंगे, दे लॉसेस द टर्शियरी एंड द क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ठीक है। और अगर आपका जो टेम्परेचर का रेंज देखे तो 20 to 40 या 20 to 30 डिग्री सेल्सियस पे दे शोज देयर बेस्ट एक्टिविटी। समझ में आ गई बात? देर आर सम एक्सेप्शन ऑल्सो, कुछ एंजाइम ऐसे भी होते हैं जो बहुत हाई टेम्परेचर पे काम करते हैं, एक्टिवेट होते हैं, जैसे 80 से 90 डिग्री सेल्सियस पे वो जाकर के एक्टिवेट होते हैं। फॉर एग्जांपल थर्मोफिलिक एंजाइम, देर इज़ वन एंजाइम टैक पॉलीमरेज, जिसको हम बोलते हैं थर्मोफिलस एक्वाटिकस। ये एक ऐसे बैक्टीरिया से निकाला जाता है जो हॉट स्प्रिंग में रहता है, यानी बहुत हाई टेम्परेचर पे रहता है, और बहुत अच्छे से काम करता है इसका ये एंजाइम टैक पॉलीमरेज, जो डीएनए पॉलीमरेशन या बेसिकली जो डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पे काम करता है। पीसीआर में भी हम इसको यूज़ करते हैं। देयर इज़ अ क्यूट एंड थंब रूल, जो क्या कहता है कि अगर आप टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाओगे तो जो रेट होगी रिएक्शन की वो 2 या 3 गुना बढ़ जाएगी, यानी आप टेम्परेचर बढ़ा दो तो आपका एंजाइम और अच्छे से काम करेगा और रिएक्शन 2 से 3 गुना बढ़ जाएगी। जैसे कि ईफ एट टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस पे मॉलिक्यूल 20 थे, ठीक है, मॉलिक्यूल यानी प्रोडक्ट मॉलिक्यूल 20 बने, और 20 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर पे रिएक्शन डबल हो गई तो 40 मॉलिक्यूल मिल गए।
30 डिग्री सेल्सियस आपने और बढ़ा दिया, 10 डिग्री आपने और बढ़ा दिया, तो आपके जो मॉलिक्यूल है वो उसका डबल हो गए, यानी 80 बन गए, प्रोडक्ट आपको 80 मिले। एंजाइम बहुत अच्छे से काम कर रहा है। 40 पे आपको 160 मिल गए, है ना, तो 160 क्या मिल गए हैं, मॉलिक्यूल मिल गए हैं। लेकिन अगर आपने 50 डिग्री कर दिया, टेम्परेचर को 50 डिग्री कर दिया, तो बेटा यहाँ पे आपके जो एंजाइम है वो अपनी प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर को लॉस कर देंगे, ख़त्म हो जाएंगे, डी नेचर हो जाएंगे। तो ये ध्यान रखना, इसको हम क्यूटन थंब रूल बोलते हैं। एंजाइम की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो बैक्टीरियल पैराडॉक्सिन जो होगा, इस एंजाइम का मॉलिक्यूलर वेट 6000 मॉलिक्यूलर वेट होता है। पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज का 6 और 5 टाइम्स 0 जो होंगी वो मॉलिक्यूलर वेट होगा। एम्फोटेरिक नेचर की बात करें, यानी कि दोनों एक्टिविटी शो करते हैं, पोलर नॉन पोलर वाली। दे कैपेबल ऑफ आयनाइजिंग ईदर एज एन एसिड, एसिड की तरह भी ये रहते हैं और बेस की तरह भी ये काम कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द एक्टिविटी ऑफ द एक्सटर्नल सॉल्यूशन। बाहर का सॉल्यूशन कैसा है, जैसे मैंने ज्विटर आयन फॉर्म के बारे में बताया था अमीनो एसिड की, तो वो भी ऐसे ही काम करता है, सेम यहाँ पे होगा। दे आर कोलॉइडल इन नेचर, यानी कि एंजाइम जो होंगे वो कोलॉइडल इन नेचर होंगे, शुगर जैसे होंगे। एंड दे प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया, इसीलिए ज़्यादा यहाँ पे सबस्ट्रेट जुड़ सकते हैं, काम कर पाते हैं। हर एक एंजाइम स्पेसिफिक होता है अपने सबस्ट्रेट के लिए। हीट को लेकर के स्पेसिफिसिटी है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे काम करते हैं, उससे ज़्यादा या उससे कम पे काम नहीं कर पाते हैं। उसके अलावा कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, रिएक्शन को फास्ट अप कर देते हैं। रिवर्सिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन है, अगर रिएक्शन को आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जा सकते हो एंजाइम की हेल्प से, तो आप उसको बैकवर्ड डायरेक्शन में भी लेकर के आ सकते हो। पीएच को लेकर के सेंसिटिविटी शो करते हैं, बहुत एसिडिक और बहुत अल्कलाइन कंडीशन में काम नहीं कर पाते हैं। हाई एफिशिएंसी भी दिखाते हैं, टर्नओवर नंबर इनका बहुत हाई भी हो सकता है। ठीक है, एंजाइम की बात करें तो होलो एंजाइम और सिंपल। देखो सिंपल एंजाइम, कुछ एंजाइम बहुत सिंपल होते हैं, जैसे कि प्योर होते हैं, फॉर एग्जांपल ट्रिप्सिन, ये सिर्फ प्रोटीन का बना हुआ है। यूरिएज और एमाइलेज, ये भी सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन के बने हुए हैं। बट देयर आर सम होलो एंजाइम कॉन्जुगेटेड, यानी प्रोटीन के साथ साथ कुछ और भी जुड़ गया है। होलो एंजाइम को दो तरीके से ट्रीट करते हैं। होलो एंजाइम का जो प्रोटीनेशियस पार्ट होता है उसको एपो एंजाइम बोलते हैं, और इसके साथ जो एक्स्ट्रा पार्ट जुड़ गया है उसको एक्टिवेटर या को फैक्टर बोला जाता है, विच इज़ अ नॉन प्रोटीन पार्ट। ठीक है, दैट इज़ अ नॉन प्रोटीन पार्ट। अब ये एक्टिवेटर और को फैक्टर जो होते हैं ये दो तरीके के हो सकते हैं, ये ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। ऑर्गेनिक अगर हैं तो ये दो तरीके से फिर से डिवाइड हो सकते हैं, या तो ये बहुत टाइटली अटैच होंगे प्रोटीन वाले पार्ट के साथ, या फिर ये बहुत लूजली अटैच होंगे इस प्रोटीन वाले पार्ट के साथ। अगर ये बहुत टाइटली अटैच हैं तो इन को फैक्टर को, जो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनको प्रोस्थेटिक ग्रुप बोला जाता है। अगर ये बहुत ही लूजली अटैच हैं आप एंजाइम के साथ तो इनको को एंजाइम बोला जाता है, जैसे कि विटामिन, ये बहुत ही लूजली एंजाइम होते हैं प्रोटीन वाले पार्ट के साथ। ठीक है, तो इसी तरीके से ये था ऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन यहाँ पे कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी होते हैं जो कोफैक्टर की तरह काम करते हैं, जैसे मेटल एक्टिवेटर। मेटल जो होती है वो भी कई बार प्रोटीन के साथ जुड़ जाती है और एंजाइम की तरह बिहेव करने लगती है। कोएंजाइम जो थे, ये फ्रिट्ज लिपमैन ने इसके बारे में बताया था कि विटामिन जो होते हैं वो प्रोटीन के साथ जुड़ जाते हैं फॉर्मली और एंजाइम की तरह काम करने लगते हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप, यानी कि बहुत टाइटली जब ऑर्गेनिक पार्ट अटैच हो जाता है प्रोटीन के साथ तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप। इसमें एग्जांपल आ जाता है पेरोक्सीडेज और कैटालेज एंजाइम का। एक्चुअल में इनके साथ प्रोटीन के साथ साथ कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत ही फॉर्मली अटैच होते हैं, बहुत ही स्ट्रिक्टली अटैच होते हैं। एंड फ्रिट्ज लिपमैन ने कहा था कि एसेंशियल केमिकल कंपोनेंट्स आर विटामिन, यानी कि यहाँ पे अगर आप विटामिन के साथ, ये नॉन प्रोटीन पार्ट है विटामिन के साथ अगर आपने एंजाइम को प्रोटीन को जोड़ दिया है, वो भी कैसे लूजली जोड़ दिया है, तो वो क्या बन जाएगा, आपका एक होलो एंजाइम बनेगा। बट यहाँ पे जो प्रोटीन होंगे दे आर एसेंशियल कॉम्पोनेंट, वो एसेंशियल कॉम्पोनेंट होंगे एंजाइम के। अब यहाँ पे कुछ बेसिकली इनऑर्गेनिक फैक्टर देखो, यहाँ पे कौन कौन से हैं, NAD NADP। यहाँ पे क्या है, ये विटामिन रख रहे हैं, कौन सा, नियासिन विटामिन रखते हैं, बट ये है कि एक्चुअली दे आर कोएंजाइम, है ना। कोएंजाइम ए हो गया जो क्या रखता है, पेंटोथेनिक एसिड रखता है, ये भी एक काइंड ऑफ एंजाइम है, लेकिन यहाँ पे विटामिन जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। विटामिन इज अ इनऑर्गेनिक पार्ट, इनऑर्गेनिक नहीं, विटामिन इज अ ऑर्गेनिक पार्ट, लेकिन ये फॉर्मली अटैच नहीं है, लूजली अटैच है प्रोटीन पार्ट के साथ। FMN हो गया, FAD हो गया, दे कंटेन राइबोफ्लेविन, विटामिन B12 रखते हैं। TPP थायामीनो पायरोफॉस्फेट जो होता है ये विटामिन B1 को रखता है, विच इज़ अ बेसिकली आपका एक लूजली अटैच ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है प्रोटीन के साथ। अब हम कुछ इनऑर्गेनिक फैक्टर की बात करेंगे, जो ये देखो इनऑर्गेनिक जो है वो भी आपके एक्टिवेटर या को फैक्टर हो सकते हैं।
जो आपके प्रोटीन के साथ जुड़ करके होलो एंजाइम बनाते हैं। अब ये जो एक्टिवेटर हैं, एक्टिवेटर मैंने बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात की तो फॉर्मली अटैच हो सकता है, लूजली अटैच हो सकता है। अब इनऑर्गेनिक की बात करते हैं। इनऑर्गेनिक में मेटल आयंस आ जाते हैं। तो इनऑर्गेनिक कोफैक्टर में क्या होते हैं, दे आर द मेटल आयन एक्चुअली विच एक्ट एज एक्टिवेटर। जैसे आयरन, आयरन जब किसी प्रोटीन पार्ट के साथ जुड़ जाता है तो वो आपका रिएक्शन को क्या कर देता है, फास्ट कर देता है। जैसे एग्जांपल आ जाएगा एकोनिटेज, कैटालेज, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, है ना। जिंक अगर जुड़ जाए, फॉर एग्जांपल अल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज कार्बोनिक एनहाइड्रेज। अगर कॉपर जुड़ जाए प्रोटीन के साथ तो टायरोसिनेज उसका एग्जाम्पल है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज उसका एग्जाम्पल है। अगर मैग्नीशियम जुड़ जाए आपका प्रोटीन के साथ तो वो एग्जाम्पल आता है हेक्सोकाइनेज, जो कि ग्लाइकोलिसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके अलावा यहाँ पे मैंगनीज अगर जुड़ जाए तो उसके एग्जाम्पल है पैप्टिडेज, डीकार्बोक्सिलेज। मोलिब्डेनम अगर एज अ मेटल आयन जुड़ जाए प्रोटीन के साथ और रिएक्शन को फास्ट अप कर दे तो उसके एग्जाम्पल आते हैं नाइट्रेट रिडक्टेज। निकेल जुड़ जाए तो यूरिएज एंजाइम, बोरोन जुड़ जाए तो एनोलेज एंजाइम। जितना याद रख पाओ इट्स अप टू यू, आपकी मर्जी है। तो ये एंजाइम के साथ जुड़ने के ऊपर बातें हैं कि कैसे जुड़ेगा, फॉर्मली या डायरेक्टली या नॉर्मली। क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम की बात करें तो आपके पास कुछ क्लासेस होती हैं एंजाइम की। अकॉर्डिंग टू IUB, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री 1961, इन्होंने एंजाइम को 6 मेजर क्लासेस में डिवाइड किया। इनके अकॉर्डिंग इसकी 4 से लेकर के 13 सब क्लासेस भी हो सकती हैं। इन्होंने कहा था कि जो क्लास जैसे रख दी गई वो वैसे ही आप उसको कंसिडर करोगे। 6 क्लासेस रखी थी। पहली थी ऑक्सीडो रिडक्टेज, दूसरी ट्रांसफेरेज, तीसरी हाइड्रोलेज, फोर्थ लाइएज, फिफ्थ आइसोमेरेज और सिक्स्थ थी लाइगेज। तो ये 6 क्लासेस थी। अब मान लो किसी एंजाइम का आपको कुछ इस तरीके से नंबर दे दिया 1661, जैसे कि नाइट्रोजन रिडक्टेज एक एंजाइम है जिसका ये नंबर है 1661। अब इसमें क्या डिनोट कर रही हैं ये चीज़ें, नंबर 1 डिनोट करेगी क्लास 1 को, यानी कि ये किससे बिलोंग कर रहा है, ऑक्सीडो रिडक्टेज से। 6 किसको बिलोंग करती है, सब क्लास को। 6 फिर से किसको बिलोंग कर रही है, सब क्लास को। और 1 किसको बिलोंग कर रही है, पर्टिकुलर एंजाइम को। ठीक है, जैसे कि 6 क्लासेस हैं। पहली है ऑक्सीडो रिडक्टेज। ऑक्सीडो रिडक्टेज का मतलब क्या हुआ, एक सबस्ट्रेट था जो एक सबस्ट्रेट, 2 सबस्ट्रेट आपने लिए, एक सबस्ट्रेट में ऑक्सीडेशन था यानी ऑक्सीजन थी, एक में हाइड्रोजन था यानी ऑक्सीजन नहीं थी। आपने जब इसमें ऑक्सीडो रिडक्टेज क्लास वाला एंजाइम ऐड किया तो वो क्या करेगा, जो ऑक्सीडाइज है उसको रिड्यूस कर देगा, जो रिड्यूस है उसको ऑक्सीडाइज कर देगा। तो ये इसका काम होगा। ट्रांसफेरेज क्या करेगा, एक एंजाइम जिसके पास कोई ग्रुप है और दूसरे के पास नहीं है तो ये क्या करेगा, उसको ट्रांसफ़र कर देगा पहले वाले ग्रुप के साथ और दूसरे को फ्री कर देगा। तीसरा हाइड्रोलेज, ये क्या करता है, ज़्यादातर सबस्ट्रेट को वाटर की प्रेजेंस में ब्रेक कर देता है। इसमें ज़्यादातर कौन से एंजाइम आते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम आते हैं। लाइएज क्या करता है, ये ब्रेक कर देता है, एब्सेंस की ज़रूरत, पानी की ज़रूरत इसको नहीं पड़ती, लेकिन ये डबल बॉन्ड बना देता है। जैसे XY था एक सबस्ट्रेट और दूसरा था कार्बन कार्बन के साथ ये सबस्ट्रेट जुड़े हुए थे प्रोडक्ट और एक सिंगल बॉन्ड था, लेकिन ये क्या करेगा, इन दोनों को यहाँ से हटा करके इसके साथ जोड़ देगा और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है लाइगेज। आइसोमेरेज क्या करता है, दे ओनली चेंज द पोजीशन, ये सिर्फ चीज़ों की पोजीशन को चेंज कर देते हैं सबस्ट्रेट में, ये कुछ भी ज्वाइन नहीं करते और सेपरेट नहीं करते किसी भी ग्रुप को। लाइगेजेस की बात करें तो ये लॉन्ग चेन बनाते हैं, चीज़ों को जोड़ते हैं, जैसे कि DNA लाइगेज, ये भी क्या करता है, टूटे हुए DNA को जोड़ देता है। इसमें एग्जाम्पल आ जाते हैं सिट्रेट सिंथेज और ट्रिप्टोफैन सिंथेटेज का। एक एक करके सबके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। ऑक्सीडो रिडक्टेज में एग्जाम्पल आ जाता है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज का, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज का, नाइट्रेट रिडक्टेज का। ठीक है, उसके अलावा ट्रांसफेरेज में एग्जाम्पल आ जाते हैं ट्रांस एमिनेज का, ट्रांसमिथाइलेज का, काइनेज का। हाइड्रोलेज में एग्जाम्पल आ जाता है लाइपेज, एमाइलेज, प्रोटीएज, फॉस्फेटेज। लाइएसिस में एग्जाम्पल आ जाते हैं कार्बोक्सिलेज, एमिनेजेस, फ्यूमिरेजेस, एल्डोलेजेस। आइसोमेरेज में एग्जाम्पल आ जाते हैं, आइसोमेरेज में एग्जाम्पल आएगा एल्डोलेज का, एपिमेरेज, एल्डोलेज, फॉस्फोहेक्सोस, म्यूटेज और आइसोमेरेज। ये सारी किसके एग्जाम्पल हैं, आइसोमेरेज के। ठीक, डन। तो ये आपका NCERT में बहुत प्रॉपरली दिया गया है, प्लीज़ आप इसके लिए एक बार अच्छे से समझ लीजिए मैंने क्या समझाया है यहाँ पे, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। अब कंपटीशन की बात करते हैं। अभी तक मैंने कहा कि सारी चीज़ें, एंजाइम जो होता है वो एक्टिवेटर अगर इसके साथ जुड़ जाए तो रिएक्शन एक्टिवेट हो जाती है, बहुत फास्ट हो जाती है। बट व्हाट अबाउट द इनहिबिटर, अगर इनहिबिटर आ जाए तो क्या होगा। इनहिबिटर को लेकर के 3 चीज़ें हैं। पहला, एंजाइम नॉर्मल शेप में है और तब इनहिबिटर आ जाए। देखो, पहला होगा कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर।
इसके अकॉर्डिंग क्या है, एक एंजाइम है और इसके साथ एक सबस्ट्रेट आ गया जो परफेक्टली इसके साथ मैच हो रहा है। साथ में एक और इनहिबिटर आ गया जो इसके साथ सिमिलैरिटी शो कर रहा है। जैसे दो बच्चे हैं क्लास में, दोनों में कंपटीशन हो रहा है। अब ये रियल जो ये सीट है ये इस सबस्ट्रेट के लिए है, लेकिन ये बच्चा आकर के इसके साथ कॉम्पीट कर रहा है। दोनों में सेम कंपटीशन चल रहा है, दोनों की शेप सेम है। यानी कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में जो इनहिबिटर होगा वो एग्जैक्टली कॉम्पीट करेगा आपके सबस्ट्रेट के साथ। यहाँ पे ये अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर टू सबस्ट्रेट होगा, अटैच ऑन द सेम साइट पर ही अटैच होगा जहाँ सबस्ट्रेट को अटैच होना है। एंड रिएक्शन को रिवर्स भी कर सकते हो आप अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दो। जैसे कि मान लेते हैं एक्स एक्सिस पे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन दी गई है, वाई एक्सिस पे मैक्सिमम वेलोसिटी दी गई है विच कैन बी अचीव बाय द एंजाइम। सपोज मेरे पास 8 एंजाइम है, मैं आराम से समझाती हूँ आपको। मान लेते हैं मेरे पास 8 एंजाइम है। अब 8 एंजाइम है और मेरे पास एक सबस्ट्रेट है। एक सबस्ट्रेट आया तो एक एंजाइम उसके साथ जुड़ गया। सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन कितनी है, एक है। एक एंजाइम आया और एक सबस्ट्रेट आया और एक एंजाइम के साथ जुड़ गया, तो रिएक्शन थोड़ी सी फास्ट हुई है ना। फिर दो सबस्ट्रेट आए, 2 एंजाइम के साथ जुड़ गए, थोड़ी और फास्ट हुई। 3 एंजाइम आए, 3 जुड़ गए, 3 सबस्ट्रेट आए, 3 एंजाइम के साथ जुड़ गए, रिएक्शन थोड़ी और फास्ट हुई। 4 सबस्ट्रेट आए, 4 एंजाइम के साथ जुड़ गए, रिएक्शन फास्ट हो गई। 5 आए, 5 के साथ जुड़ गए, रिएक्शन फास्ट हो गई। 6 आए, 6 के साथ जुड़ गए, 7 आए, 7 के साथ जुड़ गए, 8 सबस्ट्रेट आए, 8 एंजाइम के साथ जुड़ गए। अब मुझे बताओ 9th नंबर का जो सबस्ट्रेट आएगा, क्या उसके लिए कोई अवेलेबल एंजाइम है? नहीं है। इसका मतलब रिएक्शन अब क्या हो गई, स्टेडी स्टेट में आ गई है। अब रिएक्शन इससे ज़्यादा फास्ट नहीं हो सकती। यानी जितने सबस्ट्रेट उतने एंजाइम अगर हैं तो आपकी रिएक्शन मैक्सिमम वेलोसिटी को अचीव करेगी। सो दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी विच इज़ अचीव्ड बाय द एंजाइम आफ्टर द कंप्लीशन। यानी कि अगर 8 एंजाइम है, 8 सबस्ट्रेट उसको मिल गए, उस टाइम पे जो रिएक्शन की वेलोसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी। अगर 4 एंजाइम होते, 4 सबस्ट्रेट जुड़ गए हैं, 4 एंजाइम अभी फ्री हैं, तो यानी आपने हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव कर लिया है। तो जो हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी होती है उसको वी मैक्स बाई 2 लिखा जाता है। दैट इज द हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी विच इज़ अचीव्ड बाय द एंजाइम। और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप Km यूज़ करते हो। Km इज़ द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। Km इज़ द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट विच द हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी इज़ अचीव्ड। समझ में आ गया? यानी कि 4 एंजाइम ने 4 सबस्ट्रेट को ऑक्यूपाई कर लिया है। तो यहाँ पे Km क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वी मैक्स बाई 2 को रिप्रेजेंट करता है। वी मैक्स बाई 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है Km। अब देखो आपके पास कॉम्पिटिटर भी था और सबस्ट्रेट भी था। अब आपने कॉम्पिटिटर 4 थे, सबस्ट्रेट भी 4 थे, तो क्या हो रहा है, 4 एंजाइम जो हैं वो 4 सबस्ट्रेट को कैरी कर रहे हैं, 4 कॉम्पिटिटर को कैरी कर रहे हैं, है ना। लेकिन मान लेते हैं कि आपने कहा कि मुझे तो रिएक्शन और बढ़ानी है, इनहिबिटर तो रोकते हैं ना रिएक्शन को, तो आप क्या करो, इनहिबिटर की संख्या कम कर दो या फिर आप सबस्ट्रेट की संख्या बढ़ा दो। तो सबस्ट्रेट और कॉम्पिटिटर इनहिबिटर में अब क्या होगा, कॉम्पिटिशन होगा और इनहिबिटर को जुड़ने नहीं दिया जाएगा और सबस्ट्रेट खुद जुड़ जाएगा। यानी कि आप इस रिएक्शन को, अगर मैं यहाँ पे इनहिबिटर जोड़ देती, है ना, 4 एंजाइम 4 इनहिबिटर, तो रिएक्शन स्लो डाउन हो जाती। बट अगर मैंने सबस्ट्रेट बढ़ा दिए, नंबर में सबस्ट्रेट बढ़ा दिए, तो वो इनहिबिटर को बोलेंगे भाई तू मत जुड़, मैं जुड़ूंगा क्योंकि मेरे लिए पर्टिकुलर स्पेस है वहाँ पे। तो इनहिबिटर हट गया और ऐसे में रिएक्शन को आप अचीव कर सकते हो वापस उतनी ही वेलोसिटी के साथ। ठीक, ध्यान रखना सेम होने चाहिए एंजाइम के जो सबस्ट्रेट है उसके साथ ही सिमिलैरिटी शो करनी चाहिए कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की। फॉर एग्जाम्पल सक्सीनिक एंजाइम है डिहाइड्रोजिनेज, सक्सीनिक सबस्ट्रेट जो है उसकी जो क्या कहते हैं इसको, जो स्ट्रक्चर है या जो केमिकल फॉर्मूला है वो इस तरीके का है। इससे मिलता जुलता मैलोनेट आ गया जिसके पास भी सेम 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं, तो यानी कि ये इसके साथ कॉम्पीट कर सकता है। सक्सीनिक के साथ मैलोनेट कॉम्पीट कर सकता है, सक्सीनिक के साथ ऑक्सैलोएसिटिक एसिड भी कॉम्पीट कर सकता है क्योंकि दोनों की क्या है, सेम है, फॉर्मूला सेम है। सल्फा ड्रग जो होता है वो सिमिलर होता है पाबा के पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड के। तो देखो क्या होगा, एक्चुअल में पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बैक्टीरिया। ये क्या करता है, फॉलिक एसिड बनाता है और उनके अंदर ब्लड बनता है। तो मतलब ब्लड तो नहीं बोलेंगे, बेसिकली जो बैक्टीरिया होता है उनके लिए इंपॉर्टेंट होता है फॉलिक एसिड, और वो किससे बनता है, उसका एक प्रिकर्सर है पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड। बट सल्फा ड्रग क्या करती हैं, वो इसके साथ सिमिलैरिटी शो करती हैं
और वो इसकी इनहिबिटर होती हैं। इसलिए अगर आप उसको सल्फा ड्रग दे दोगे, सल्फानिलामाइड दे दोगे इनहिबिटर की तरह, तो बैक्टीरिया ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें पाबा नहीं बन पाएगा और पाबा से फॉलिक एसिड नहीं बन पाएगा, तो बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाएगी। तो मेडिसिन के अंदर ये सिमिलैरिटी वाले कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऐड किए जाते हैं। ठीक है, ये वाला ग्राफ जो है, दिस ग्राफ इज रिप्रेजेंटिंग बाय अ इक्वेशन विच इज गिवन बाय माइकेलिस मेंटन इक्वेशन। इन्होंने कहा था कि वी मैक्स जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो किसके इक्वल होती है, वी मैक्स और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बाय के एम इज बेसिकली द कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट एट विच हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी इज अचीव्ड प्लस सबस्ट्रेट। तो यानी के एम यहाँ पे क्या है, हाफ ऑफ द वी मैक्स। ठीक, ये इनकी इक्वेशन थी। अब अगर मान लेते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर आ गए, तो वो कैसे काम करते हैं, वो एंजाइम है, उसके साथ सबस्ट्रेट है, बट ये जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होते हैं ये क्या करेंगे, ये सेम शेप के होंगे, ये शेप इनकी सेम नहीं होगी और ये किसी और जगह पर जाकर के जुड़ जाएंगे। यहाँ पे अलग से साइट होती है एंजाइम में, जिनको हम एलोस्टेरिक साइट बोल देते हैं, ये उसके साथ जाकर के जुड़ेंगे, यानी इसके साथ कोई कॉम्पिटिशन नहीं करेंगे बट रिएक्शन को स्लो डाउन कर देंगे। दे आर नॉट सिमिलर टू सबस्ट्रेट, सिमिलर नहीं है सबस्ट्रेट के, दे अटैच ऑन द अदर साइड एंड दे रिएक्शन कैन नॉट बी रिवर्स। ऐसा नहीं है कि आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ा करके इनको हटा सकते हो, नहीं, क्योंकि ये तो कहीं और जुड़े हैं ना, तो आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ा भी दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए इसमें हमेशा वी मैक्स जो होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर आपने के एम आप सेम भी रखो, के एम बढ़ा भी दो, कोई फ़र्क नहीं है। देखो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में वी मैक्स हमेशा सेम रहेगी, पर के एम जो है, के एम उसको आप बढ़ा दो, के एम को बढ़ा करके आप सेम वी मैक्स को अचीव कर सकते हो। हमेशा आपके पास नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में वी मैक्स डाउन चली जाएगी, के एम आप सेम रख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, इसमें एग्जांपल आता है साइनाइड पॉइजनिंग का। वो क्या करता है, वो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, उसके पाथवे को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, साइनाइड पॉइजनिंग हो जाती है और डेथ भी हो सकती है। इंसेक्ट के अंदर मैलाथियोन जो होता है वो एक इंसेक्टिसाइड है, वो क्या करता है, वो इनहिबिट कर देता है एक्टिविटी को एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम की, जिसकी वजह से बर्ड्स जो होते हैं दे बिकम अनेबल टू कॉन्ट्रैक्ट इन मसल्स एंड डाई। देखो एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज जो होता है ना, वो एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच में कनेक्शन बिठाता है और इम्पल्सिस ट्रेवल करने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से आप मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स कर पाते हो। बर्ड्स के अंदर इसकी एक्टिविटी को रोक देता है एक इंसेक्टिसाइड जो कि है मैलाथियोन, जो काम करता है एज अ नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज के साथ वो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन शो करता है और फाइनली आपके जो बर्ड्स होते हैं उनमें एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज नहीं बन पाता, एसिटाइल कोलिन नहीं टूट पाता और जो दो न्यूरॉन हैं वो जुड़ जाते हैं और कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से बर्ड्स की डेथ हो जाती है। ठीक, थर्ड एंड द लास्ट दैट इज एलोस्टेरिक। एलोस्टेरिक क्या करता है, ये एंजाइम है, यहाँ पे इसकी एक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए आपने एक एक्टिवेटर लगा दिया। ठीक है, इसमें ये सबस्ट्रेट साइट है, इनहिबिटर साइट है, एक्टिवेटर साइट है, यहाँ पर आकर के सबस्ट्रेट जुड़ेगा, इनहिबिटर जुड़ेगा और रिएक्शन को स्टॉप कर सकता है। ये कोई भी केएम वैल्यू को फॉलो नहीं करता। इसमें एग्जाम्पल देखिए, जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करने के लिए हेक्सोकाइनेज की ज़रूरत है। अब हेक्सोकाइनेज अपना काम करे जा रहा है। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बहुत ज़्यादा अमाउंट में बन चुका है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट अब क्या करेगा, वो अपने ही सबस्ट्रेट को बोलेगा भाई तू रुक जा, मैं बहुत ज़्यादा बन गया हूँ, अब मुझे बनने की ज़रूरत नहीं है, तो तुम क्या करो, इस रिएक्शन को रोक दो। यानी कि यहाँ पे जो लास्ट प्रोडक्ट होगा वही आपका इसको रोकने का काम करेगा, यानी लास्ट प्रोडक्ट जो है यहाँ पे वो इसको फीडबैक इनहिबिशन का काम करेगा, नेगेटिव फीडबैक देगा कि भाई तुम रुक जाओ, अब मुझे नहीं बनाओ और मेरी ज़रूरत नहीं है। अगर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ज़्यादा हो जाए देन इट एक्ट एज इनहिबिटर, ये खुद इनहिबिटर की तरह काम करेगा और यहाँ पर आकर के जुड़ जाएगा, जिसको हम फीडबैक इनहिबिशन बोलते हैं। एंड दे स्टॉप द एंजाइम एक्टिविटी, एंजाइम की एक्टिविटी यानी हेक्सोकाइनेज की एक्टिविटी रुक जाएगी। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल है इनहिबिशन ऑफ थ्रियोनिन डिएमिनेज बाय आइसोल्यूसिन। ठीक है, आइसोल्यूसिन भी सेम काम करता है, ज़्यादा अमाउंट में बन जाए तो नेगेटिव फीडबैक दे देता है। ये अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया केएम क्या होता है, ग्राफ क्या होता है, एक्चुअल में केएम को माइकेलिस मेंटन कांस्टेंट बोला जाता है। अगर देखो आपने सबस्ट्रेट पर्टिकुलर, ये सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है और ये वेलोसिटी है एंजाइम की, जैसे जैसे सबस्ट्रेट बढ़ा रहे हो वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन बढ़ती जा रही है। एक टाइम ऐसा आएगा जब सबस्ट्रेट और एंजाइम आपस में पूरे बाउंड हो जाएंगे, अब इससे ज़्यादा आप रिएक्शन अचीव नहीं कर सकते, वेलोसिटी अचीव नहीं कर सकते। ठीक है,
इसका मतलब हाफ ऑफ द वेलोसिटी जो है वो कहाँ पर अचीव हुई है, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन यहाँ पे जो है उस पर हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव हो गई है। Km की वैल्यू अगर हाई है, अगर सबस्ट्रेट आप ज़्यादा दे रहे हो, इसका मतलब आपका जो रिएक्शन है, वेलोसिटी है, वो कम काम कर रही है, लो एफिनिटी। अगर Km आपकी लो वैल्यू पे भी ज़्यादा एंजाइम कन्वर्ट हो रहे, सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट में, इसका मतलब आपका हाई एफिनिटी वाला एंजाइम होगा। ठीक है, अब लास्ट ही थोड़ा सा बचा, मैं बता देती हूँ। फैक्टर है, अगर सबस्ट्रेट बढ़ाओगे तो रिएक्शन बढ़ेगी, सबस्ट्रेट कम करोगे तो रिएक्शन घटेगी। एंजाइम की कंसंट्रेशन, जितने एंजाइम हैं अगर आप उतने दोगे अप टू अ लिमिट, उतने ही सबस्ट्रेट होंगे तो आपकी रिएक्शन बढ़ जाएगी। अगर नहीं होंगे एंजाइम, कम होंगे तो आपकी रिएक्शन कम होगी। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, इट शोज नेगेटिव फीडबैक। अगर प्रोडक्ट ज़्यादा बन गया तो खुद इनहिबिटर की तरह काम करने लग जाता है और एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन अभी आपने देखा है। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन यानी पीएच के ऊपर अगर बात करें तो मैक्सिमम एक्टिविटी ऑप्टिमम पीएच पे मिलती है। मैक्सिमम एक्टिविटी टेम्परेचर जो होगा वो भी ऑप्टिमम होना चाहिए। 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पे रिएक्शन डबल और ट्रिपल हो सकती है, इसको हम क्यूटेन थंब रूल बोलते हैं। एंजाइम इनहिबिटर है तो ये क्या करेगा, इनहिबिटर स्लो डाउन कर देगा रेट ऑफ रिएक्शन को। पॉइजन और अगर रेडिएशन आप दे देते हो, जैसे साइनाइड हो गया, तो वो भी क्या कर देगा, प्रोटीन की टर्शियरी स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर देगा और ऐसी कंडीशन में एंजाइम काम नहीं करेगा। तो बेटा ये सारा पूरा चैप्टर आपका मैंने करवा दिया है। ये पूरा चैप्टर आपका बायोमॉलिक्यूल का, मेरे पूरे जो चैप्टर इसके लिंक है वो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी पूरी प्रॉपर। डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी आपको टेलीग्राम का चैनल का लिंक, आप जाकर के वहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा। सो आज हमारा एंजाइम कंप्लीट हो गया और हमारा पूरा का पूरा बायोमॉलिक्यूल चैप्टर ख़त्म हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट, थैंक यू।